अच्छा, अब जो है चैप्टर नंबर 2 की तरफ हम आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हेल्थ केयर मॉडल डिस्कस किए गए हैं। इसमें बीपीएस मॉडल है, इंटीग्रेटेड मॉडल है और पब्लिक हेल्थ केयर मॉडल है। बीपीएस मॉडल क्या है, इसकी वर्ड से ही आपको अंदाज़ा हो रहा है। यहाँ पे एक एमसीक्यू आया हुआ है इसके मुतालिक कि ये किसने दिया था। तो जॉर्ज एंजल जो है, इसने 1977 के अंदर जो है ये मॉडल दिया था। ठीक है, तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो है बीपीएस बायोलॉजी, पी से साइकोलॉजी और एस से सोशल। ठीक है, ये तीन फैक्टर्स जो है ना, वो जब तीन मॉडल्स, जो आपके फैक्टर्स हैं, ये इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं आपकी हेल्थ को। तो ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल अप्रोच जो थी उसको कन्वर्ट किया गया बिहेवियरल साइंस के थ्रू, यूजिंग द साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। इन चीज़ों को यूज़ करके मॉडर्नाइज़ किया गया और होलिस्टिक अप्रोच जो है वो अपनाएंगे। अब डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ, इस मॉडल की डेफिनेशन क्या है, तो ये एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है जो कि अज्यूम करता है कि साइकोलॉजिकल, सोशल फैक्टर्स, दोनों, साइकोलॉजिकल भी और सोशल फैक्टर्स भी, अलॉन्ग विद द बायोलॉजिकल फैक्टर्स, हेल्प्स इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्सनस मेडिकल इलनेस और डिसऑर्डर। कोई भी पर्सनस की जो मेडिकल इलनेस या डिसऑर्डर है, उसके अंदर तीन चीज़ों का रोल होता है, साइकोलॉजी आपकी, सोशल फैक्टर्स और बायोलॉजिकल फैक्टर्स। तो ये बीपीएस मॉडल बन जाता है। ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर अगर हम बात करें तो जो साइकोलॉजी आपकी होती है उसके अंदर आपका मूड आ जाता है, आपकी पर्सनैलिटी आ जाती है, आपका बिहेवियर आ जाता है। सोशल फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आपका कल्चर है, फैमिली है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, मेडिकल जो है आपका नॉलेज है। ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ और डिज़ीज़ को डिफ़ाइन कर रही होती हैं कि आप किस तरह चीज़ों को लेके चलेंगे। बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स आ जाती है, जो कि बहुत मेजर रोल प्ले कर रही होती हैं। ठीक है, मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ। कुछ लोग मूडी होते हैं, ठीक है, उनको गुस्सा ज़्यादा आता है। सोशल फैक्टर्स में आप सोशियो इकोनॉमिक ले लें, जो लोग थोड़े से जिनकी सोशल जो सॉरी इनकम जो है, कोई सोर्स है, तो वो ज़रा टेंशन उनको कम होती है। जिनकी सोशल जो है, क्या कहते हैं, इकॉनमी जो है, जिनकी डिस्टर्ब है, जिनके पास पैसे नहीं हैं, यंगस्टर्स के पास, उनके पास नौकरी नहीं है, तो उनको टेंशन ज़्यादा होती है, तो उनको डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जबकि बायोलॉजिकल फैक्टर में इस तरह जेनेटिक्स है कि कुछ पेशेंट जिनके पेरेंट्स, मतलब आप में से जिन लोगों के पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज़ नहीं है, उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, उनको डिजीज़ होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब प्रिंसिपल जो है इस मॉडल, जो इस मॉडल के हैं, वो कौन कौन से हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखें, डिज़ीज़ जो है, कोई भी डिज़ीज़ जो है वो किसी एक काज की वजह से नहीं होती। डिज़ीज़ के मल्टी फैक्टर्स होते हैं। डिज़ीज़ मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से होती है। ठीक है, इसी पॉइंट को उठाकर उसने दूसरे पॉइंट में फ़िट किया है कि इंडिविजुअल जो है वो एक कॉम्प्लेक्स है बहुत सारे फैक्टर्स का। उसके अंदर उसकी बॉडी भी है, उसका माइंड भी है, उसकी स्पिरिट भी है, उसका सोशल सेटअप भी है। तो ये कॉम्प्लेक्स और इंटीग्रेटेड सिस्टम है। ठीक है, जो कि आपस में छोटे छोटे सब सिस्टम्स जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं, जैसे बॉडी, माइंड, स्पिरिट, इन सब से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये तमाम आपस में जो है नेगेटिव फीडबैक्स के थ्रू जुड़े होते हैं और आपस में लूप्स बना रहे होते हैं। ठीक है, एक सिस्टम दूसरे को कर रहा होता है स्टिमुलेट और इनहिबिट, और दूसरा तीसरे को कर रहा होता है। तो ये सारे साइकिल्स जो है ना आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, तीसरी बात जो है कि ये बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स जो हैं, ये एक ट्रायड बना देते हैं। ठीक है, और ये डिटरमिन करते हैं किसी भी पर्सन के अंदर कि उसकी जो हेल्थ है या उसकी जो इलनेस है वो किस तरह से आगे परसू करेगी। ठीक है, यानी बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स, ये तीनों मिल के डिफ़ाइन करते हैं कि इस पेशेंट की हेल्थ कैसी होगी, इस पेशेंट की जो है वो डिज़ीज़ किस तरह आगे उसका जो प्रोग्नोसिस है वो कैसा रहेगा। ठीक है, तो बीपीएस मॉडल जो है वो एक कम्प्रीहेंसिव क्लिनिकल अप्रोच देता है आपको कि आप जो है होलिस्टिक मेडिसिन को प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल है, ओसीडी के जो पेशेंट्स हैं, ओसीडी जो है आल्सो रिजल्ट्स इन द पेप्टिक अल्सर डिजीज़। वो पेशेंट जिनको पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होती है, ठीक है, पहले से। अब पेप्टिक अल्सर डिजीज़ किनको होती है, जो लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं यंगस्टर्स के अंदर, वो लोग जो ज़्यादा परेशान रहते हैं उनमें एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, उनको पेप्टिक अल्सर हो जाता है। और जो पेप्टिक अल्सर के मरीज़ हैं, तो उनके अंदर ओसीडी होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। ठीक है, और ये ओसीडी होती है कंपल्शन डिजीज़, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, इसके अंदर आप, मतलब आपको मैं मिसाल देता हूँ, हमारे एक सीनियर थे, उनको थी, वो बार बार हाथ धोते रहते थे। उससे क्या होता था, उनको लगता था कि मेरे हाथ पे जर्म्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो वो हाथ धोते रहते, मतलब उनको एक ऑब्सेशन हो गई थी। ठीक है, अब ये जो इस तरह की अप्रोच होती है ना, वो आगे जो है वो किन चीज़ों में आपको फ़ायदा देगी। उसके अंदर डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है, आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट है।
ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स को आपने किस तरह यूज़ करना है, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशनल केयर, काउंसलिंग किस तरह करनी है, क्राइसिस इंटरवेंशन कैसे करना है, और नॉन फार्माकोलॉजिकल जो इंटरवेंशन हैं वो कैसे करनी है। ये तमाम चीज़ें जो हैं फिर हम इस मॉडल से निकालते हैं। तो इनको हम पढ़ेंगे जब हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो क्लिनिकल एस्पेक्ट्स जो हैं इस मॉडल के वो क्या क्या हैं कि ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हो सकता है इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स में को कंट्रोल करने के लिए, नॉन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स को कंट्रोल करने के लिए, और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए हम इसको मॉडल को एप्लीकेबल बना सकते हैं। कैसे एग्जांपल्स मैंने दी गई हैं यहाँ पे, जैसे डेंगू फीवर है, ठीक है। डेंगू फीवर के अंदर बायोलॉजिकल लेवल क्या है किसी डिज़ीज़ का? बायोलॉजिकल लेवल ये है कि जो आपका डेंगू फीवर होता है वो डैमेज कर देता है आपके रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को, ठीक है। अब साइकोलॉजिकल लेवल पे क्या है कि इनअप्रोप्रिएट ड्रेसिंग, जब आप कपड़े जो है वो ऐसे टी शर्ट्स पहनेंगे कि आपके बाजू नंगी हो, आप शॉर्ट्स पहनेंगे आपकी टांगें नंगी हों, तो क्या होगा, आपको जो है वो मच्छर काटेगा, ठीक है। तो रिस्क टेकिंग बिहेवियर कि आप कहें नहीं नहीं जी मैंने तो जो है ना बाहर सोना है, ठीक है, मैंने वो मॉस्फिल नहीं लगाना, मैंने स्प्रे नहीं करना कमरे के अंदर, या पुअर प्रोटेक्शन स्ट्रेटजीज़, ये सारी उसी के अंदर आ जाती हैं। तो ये साइकोलॉजिकल लेवल पे हैं कि अगर ये काम ना किए जाएँ तब भी तो डिज़ीज़ नहीं ना हो सकती। ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ बायोलॉजिकल जब वो इन्फेक्शियस जो है ना वो आपकी बॉडी में आएगा और वो आपके रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम को डैमेज करेगा, सिर्फ उससे डिज़ीज़ होगी, नहीं, ठीक है। उससे पहले ही साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं जो आपको डिज़ीज़ काज करवाने में आपके रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब सोशल लेवल के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो वो क्या है कि जब सोशल लेवल के ऊपर आपके घरों के करीब जो है ना वो गंद पड़ा होगा, ठीक है, ड्रेनेज नहीं होगी वाटर की प्रॉपर, ठीक है, डिस्पोजल नहीं होगा, टायरों के अंदर पानी पड़ा होगा, तो क्या होगा, मच्छर वहाँ पे बनना शुरू हो जाएंगे, मच्छर की आबादी बढ़ जाएगी, तो वो फिर वही आपको डिजीज़ कर रहे हैं। तो सोशल सेटअप से एक बात शुरू होती है, फिर साइकोलॉजिकल लेवल पे आती है, फिर एंड पे आपको बायोलॉजिकल लेवल पे आके जब आपको वो काटता है और जो है वो आपको इन्फेक्ट करता है तो आपको डैमेज स्टार्ट होता है, ठीक है। अब इसमें एक छोटी सी मिसाल और, अब ये तो होगी ना कि जो आपको इन्फेक्शन आ रहा था मॉस्किटो से। अब एक और एग्जांपल है यहाँ पे, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। अब इनके अंदर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स इनको कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने जब आप करते हैं तो ये ठीक हो जाते हैं, ठीक है। ये सोशो कल्चरल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है ना इनको बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स, कि आप जो है मिठाइयाँ खा रहे होते हैं, आप मीठा खा रहे होते हैं, ड्रिंक्स पी रहे होते हैं, ठीक है, तो आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, आपको ओबेसिटी हो जाती है, ठीक है, ओबेसिटी होती है आपको डायबिटीज़ हो जाती है। तो बेसिकली वहाँ पे बायोलॉजिकल फैक्टर से ज़्यादा आपका सोशो कल्चरल और साइकोलॉजिकल फैक्टर ज़्यादा रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक सिनेरियो डिस्कस किया गया कि हामिद और हसन दो दोस्त थे, बहुत प्यारे दोस्त थे। हामिद जो था वो छोटा था जब उसके अबू फौत हो गए, ठीक है, उसकी मम्मा ने दूसरी शादी कर ली, और उसका जो दूसरा बाप था वो बड़ा ज़ालिम था, ठीक है। और इधर जो हसन था वो, उसके एक छोटी सिस्टर थी, उसका जो पेरेंट्स थे वो बड़े सपोर्टिव थे, ठीक है, और वो लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे थे। अब ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अब इसमें आपने देखना है कि किस तरह इनको हम कर सकते हैं, आगे लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब दोनों का हो गया मेडिकल के अंदर एडमिशन, ठीक है, एमबीबीएस के अंदर आ गए। अब जो आपका हामिद था वो हॉस्टल के अंदर रह रहा है, ये भी साथ इसके रह रहा था हॉस्टल के अंदर, दोनों हॉस्टल के अंदर आ गए। हुआ क्या कि जो हामिद था ना, जिसके ये वाला हामिद जो था जो परेशान बैठा है, इसने जनाब स्टार्ट कर दी। जब ज़ाहिर है मेडिकल की लाइफ इतनी इजी तो नहीं होती, ठीक है, तो इसने, आपको पता है सब लोग जो हॉस्टल में रहते हैं उनमें से 80% लोग स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कि हामिद ने कहा कि भाई सिगरेट पियेंगे, कश लगाएंगे तो कंसंट्रेशन बड़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है, फोकस बढ़ जाएगा, फोकस स्पैन बढ़ जाएगा। अब हामिद को 1 साल के बाद जो है ना वो खांसी शुरू हो गई। इसके साथ हामिद ने जब सिगरेट का असर इतना ज़्यादा नहीं हुआ तो इसने क्या किया, इसने कैनेबिस स्टार्ट कर दी, ठीक है, जिसे आप कह लें कि चरस पीना शुरू कर दी उसने। अब हसन जो है, चूँकि जो है क्या कहते हैं, अभी था इधर ही, इसके साथ उसने भी ज़रा कशमश लगाया, ठीक है। हामिद ने उसे कहा कि तुम भी कश लगाओ, ठीक है, कश लगाएंगे फोकस बढ़ेगा, मिल के पढ़ेंगे और ऐसे जो है ना सैंडअप और डिस्टिंक्शन लेंगे, ठीक है, बीएस के अंदर। लेकिन हुआ ये कि हसन को जब खांसी स्टार्ट हुई तो इसके घर वालों ने जो है ना, मैं हसन की कहानी इधर पहले हसन को देख लेते हैं। हसन के पेरेंट्स को जब पता चला ना कि इसको खांसी हो रही है, वो इसको ले गए, उन्होंने इसके साथ बात की, ठीक है, तो इसने बताया मैंने सिगरेट पी है, तो उन्होंने जो है ना इसको डॉक्टर के पास ले गए, इसकी काउंसलिंग करवाई, ठीक है। इसने, हसन ने क्या किया, जिम स्टार्ट कर दिया, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी, और स्मोकिंग जो है इसने छोड़ दी, और इसने जो है ना वो बिहेवियरल साइंस सेशंस लेने शुरू किए, और इसने एमबीबीएस को कंटिन्यू किया। अब जो हामिद था जो सिगरेट पी रहा था, फिर चरस पीनी शुरू कर दी, इसकी हालत होगी ज़्यादा ख़राब। अब इसको पूछने वाला भी कोई नहीं था, ठीक है, ना इसके पास सोशल सेटअप था, ना इसके पास जो है वो साइकोलॉजिकल कोई एड थी। अब करते कराते क्या हुआ कि ये क्लास से एब्सेंट होना शुरू हो गया, जिस तरह कि अमूमन हॉस्टल वाले बच्चे करते हैं। मैं भी हॉस्टल लाइट हूँ तो मेरे साथ भी यही होता है। तो फिर नहीं, सिगरेट नहीं पीता मैं,
हाँ एब्सेंट ज़रूर होता हूँ। तो ये एनुअल में फ़ेल हो गया, फिर इसकी सप्ली आई, फिर दोबारा इसकी सप्ली आई, करते करते रिटेन होता गया और 3 चांस के बाद यूएचएस ने इसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो इधर हसन जो है वो मौजें मारता रहा। ठीक है, तो ये देखें दोनों के अंदर कितना एक फैक्टर है। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ स्टार्ट की और उनके जो है वो बायोलॉजिकल से लेके साइकोलॉजिकल और सोशल सेटअप ने कितना डिज़ीज़ को कोप करने में उनको हेल्प की और कितना उसको जो है वो उसकी लाइफ स्टाइल के अंदर उसकी प्रोग्रेस के अंदर कितना उसको फ़ायदा हुआ हसन को। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका बीपीएस मॉडल है।